अच्छा, कैसे हैं आप सभी लोग? ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है? एक बार बच्चे चैट बॉक्स में यस टाइप करके बताएंगे। ऑल गुड, ऑल फाइन, आवाज ठीक है, वीडियो ठीक है? ठीक है बच्चे, हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का सेशन एविडेंस लॉ का। और उसके अंदर हम बच्चे 4 केसेस को आज डील करेंगे। पर आज की क्लास की जो पहचान है वो ये होने वाली है कि ये जो चारों केसेस हैं, ये चारों के ही अंदर अलग-अलग पॉइंट्स अराइज हो रहे हैं। जैसे कल जो हमने केस पढ़ा था उसमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था मैंने और 3 केसेस आपको एक साथ पढ़ाए थे, जिसमें जो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो चीज़ हमको सीखनी थी, जो उनका रेशियो था, वो लगभग-लगभग एक दूसरे से सेम था और सिमिलर था। पर आज का जो कॉन्टेक्स्ट है क्लासेस का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हर एक केस जो है ना, हर एक केस जिसको मैं डिस्कस करूंगा, इट इज ब्रिंगिंग आउट समथिंग जो अपने आप में इंडिपेंडेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन पॉइंटर्स को आप बड़े ध्यान से समझिएगा और साथ में याद भी रखिएगा, क्योंकि देखो दोनों ही चीजें करना बड़ा महत्वपूर्ण है। कॉन्टेक्स्ट में लेके जाना किसी केस को, दिस इज कंपैरेटिवली ज्यादा, इस चीज में एफर्ट ज्यादा लगता है। और एक बार ये चीज हो जाती है तो इट इज बेटर कि आपका दिमाग का जो अंडरस्टैंडिंग है नो डाउट वो इंप्रूव हो जाएगा, आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। बट एट द सेम टाइम उसको रिटेन करना भी बच्चे उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कभी मत भूलें कि इन द एंड ये जो हर चीज हम कर रहे हैं ये रोज, उसका एक ऑब्जेक्टिव है, एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियर द एग्जाम। तो उसके लिए रिटेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और रिटेंशन के लिए बस एक ही किया बच्चे, दुनिया में उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, बस एक ही की है और वो है रिवीजन। मैं आपको पहले रिवीजन करने के लिए नहीं बोलता था, बट अब क्योंकि हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जब हम चीजों को खत्म कर रहे हैं, तो दिस इज द पॉइंट जहां पे आपको रिवीजन को करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है केस लॉस का भी, इसलिए मैंने आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये पूरा फाइल आपको अपलोड करके दे दिया एप्लीकेशन पे। कभी भी आपके पास टाइम हो, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, जस्ट लुक एट देम। एक बार उनको देखो, पढ़ के आपके दिमाग में देखो क्या थॉट्स आ रहे हैं, आप उनसे इंटरलेट कर पा रहे हो या नहीं, बस बस इतना सा काम करना है। ठीक है, चलो फिर बच्चे शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो हमारा बच्चे जो आज का पहला केस है, ये बहुत ही पॉपुलर केस रहा है, आपने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बड़ा मजेदार है और जो सेक्शंस इसके अंदर इन्वॉल्व है वो भी अलग है, यूनिक है। वैसे हमने ज्यादातर केसेस अभी तक जो पढ़े एविडेंस लॉ में, वो ज्यादातर का जो कॉन्टेक्स्ट था वो क्रिमिनल था, किसी में कोई मर्डर कर रहा था, किसी में कोई वेपन छुपा रहा था। इस केस की सबसे अच्छी पहचान और याद करने का जो आसान तरीका है वो ये है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो सिविल है। तो इस केस का नाम है बच्चे विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 1974 की। अब इसमें सवाल जो है वो बहुत ही सिंपल सा है, बस उस सवाल का जो जवाब है वो इतना सिंपल नहीं है। तो पहले सवाल क्या है उसको जानते हैं। इस पूरे केस में लड़ाई इस बात में है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसके बारे में डिस्प्यूट चल रहा है, उस प्रॉपर्टी का नेचर क्या है। दिस इज द फर्स्ट डिस्प्यूट, कि भाई ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी है या ये फैमिली प्रॉपर्टी है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और इसी फर्स्ट क्वेश्चन से निकलता हुआ दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो फैमिली प्रॉपर्टी है, देन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पार्टीशन। क्या पार्टीशन हो चुका है या होना है। ये दो कॉन्टेक्स्ट हैं। पर मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग बात, ये दोनों ही वजह नहीं है इस जजमेंट को आज पढ़ने की। आज जो रीजन है इस जजमेंट को पढ़ने का, वो बस वो स्टेटमेंट्स हैं, कुछ कही हुई बातें हैं जो इस केस की किसी पार्टी ने कही हैं, और उन्हीं बातों के आधार पर हमको डिसाइड करना है कि वो जो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में डिस्प्यूट चल रहा है वो किसके पास जानी चाहिए। यहां पे क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में, जिस प्रॉपर्टी के बारे में आज वो कोर्ट के सामने लड़ रहा है, पहले एक केस के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था, और उस स्टेटमेंट के अंदर उसने कोई चीजें स्वीकार की थी। वी डोंट नीड टू गो इनटू फैक्ट्स, बस उसको एविडेंस की नजरों से देखो, क्योंकि फैक्ट्स आते ही वो सिविल कॉन्टेक्स्ट जगने लगेगा आपके दिमाग में, वो नहीं करना, बस उसके एविडेंस के कॉन्टेक्स्ट से देखो कि आज कोई व्यक्ति कोर्ट के सामने मौजूद है और किसी केस में वो डिफेंड कर रहा है, केस को डिफेंडेंट है। उस केस से पहले एक और केस हुआ था जिसका संबंध उसी प्रॉपर्टी से था, और उस केस के अंदर उसने कुछ बातें बोली थी, कुछ स्टेटमेंट्स दी थी। अब सवाल ये उठा है कि उसने जो पुराने केस में जो स्टेटमेंट्स दी हैं, हाउ फार कैन वी रिलाई ऑन देम। बट यहाँ पे जो ये रिलायंस की बात है, वो रिलायंस की बात ये नहीं है कि उन स्टेटमेंट्स को हम यूज करने वाले हैं इस स्टेटमेंट, इस केस के अंदर किसी चीज को प्रूव करने के लिए, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। यहाँ पे जो प्लेंटिव साइड है, वो उन स्टेटमेंट्स को जो उस व्यक्ति ने पुराने केस के अंदर दी थी उनको यूज करना चाहती हैं इस व्यक्ति को झूठा साबित करने के लिए। देखो बड़ा पेकुलियर कॉन्टेक्स्ट है, उसकी वेरासिटी को हिट करने के लिए, उसके ऊपर से भरोसा उठाने के लिए, क्योंकि उनका मानना यह है कि पुराने केस के अंदर इस व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट्स दी, वो स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं उन बातों से जो बातें ये इस केस में आके कह रहा है। तो इस केस के अंदर बस हमारे पास एक ही सवाल है कि ये जो प्लेंटिफ है उस पुराने केस में दी गई स्टेटमेंट्स को किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है इस डिफेंडेंट की वेरासिटी को खत्म करने के लिए, इसकी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। दैट इज द सिंपल क्वेश्चन। तो जहां तक बात इन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल का है, उसमें तो कोर्ट ने बोला कि कोई परेशानी नहीं है, जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स हैं डिफेंडेंट की, वो भले किसी पुराने केस के कॉन्टेक्स्ट में क्यों ना हो, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, उनको यूज किया जा सकता है, उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ ऐसी परेशानी नहीं। पर यहीं पे जो हमारा डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ उसी की प्रीवियस स्टेटमेंट्स को यूज किया जा रहा है, वो एक ऑब्जेक्शन ले रहा है, और वो ऑब्जेक्शन है सेक्शन 145 पे बेस्ड। जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 145 है, उसके बेसिस पे हमारा ये जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ प्लेंटिफ इन स्टेटमेंट्स को यूज करना चाह रहा है, उसको ऑब्जेक्शन ले रहा है। और वो ऑब्जेक्शन किस बात में है, वो कह रहा है कि सेक्शन 145 के अनुसार जब भी आप प्रीवियस स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हो किसी व्यक्ति को, तो ये जरूरी है कि वो जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स हैं वो उस व्यक्ति को पहले दिखाई जाएं, और उसे मौका दिया जाए कि वो एक्सप्लेन कर सके कि उसने ये जो स्टेटमेंट दी थी पहले उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। मतलब उसे मौका मिलना चाहिए सफाई देने का अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट के बारे में, और ये मौका देने के बाद ही उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। और क्योंकि यहां पर प्लेंटिफ ने उन स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली इस्तेमाल किया है कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, विदाउट गिविंग द अपॉर्चुनिटी कि वो जो डिफेंडेंट है वो एक्सप्लेन कर सके उन स्टेटमेंट्स को, उनका कॉन्टेक्स्ट, उनका लॉजिक, इसलिए हमारा डिफेंडेंट कह रहा है कि यहां पे एविडेंस लॉ का वायलेशन हुआ है। तो फटाफट से बच्चे आप सभी लोग अपने स्टैट्यूट खोलो और सेक्शन 145 को देखो, कि देखते हैं, पता लगाते हैं कि हमारा ये जो डिफेंडेंट है इसका जो डिफेंस है 145 के आधार पर वो कितना वैलिड है, कितना हम उस पर रिलाई कर सकते हैं सो एज टू प्लेंटिफ को मजबूर करने के लिए कि भाई यू नीड टू फॉलो दी प्रोसीजर। तो वो हमको देखना पड़ेगा। आप जल्दी से बच्चे सेक्शन 145 को निकालो। सेक्शन 145 जो है हमारा, वो बात करता है बच्चे क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में। सो द एजेंडा इज क्रॉस एग्जामिनेशन। पर यहाँ पे जो क्रॉस एग्जामिनेशन है दैट इज स्पेसिफिक टू द सिचुएशन जहां पे प्रीवियस स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा राइटिंग के अंदर, उनको यूज किया जाना है। तो वही कॉन्टेक्स्ट जो इस केस में आ रहा है कुछ कुछ वैसा ही है। तो क्या कहता है सेक्शन, उसको देखो। अब विटनेस, बहुत ध्यान से सुनना, अब विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड
as to previous statements made by him in writing or reduced into writing and relevant to matters in question. ध्यान से सुनना, without such writing being shown to him or being proved. ध्यान से देखना, but if it is intended to contradict him, if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him. मतलब सेक्शन 145 कह रहा है कि किसी भी विटनेस के द्वारा दी गई किसी भी प्रीवियस स्टेटमेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हो और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उनको इस्तेमाल करने से पहले आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप उस विटनेस को वो स्टेटमेंट्स को दिखाओ, पर अगर उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आप उसकी वेरिसिटी को चैलेंज करना चाह रहे हो, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहे हो, यहां पे ये जरूरी हो जाता है कि उसकी जो वो प्रीवियस स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पे आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहे हो वो उसको दिखाई जाए। वही बात जो यहां पे डिफेंडेंट भी कह रहा है, डिफेंडेंट इज सेइंग द सेम थिंग, क्योंकि यहां पर भी इस केस में भी प्लेंटिफ क्या कर रहा है, उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट के बेसिस पे उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो डिफेंडेंट इज सिंपली सेइंग कि उसको भी मौका मिलना चाहिए था, उसको भी वो स्टेटमेंट्स दिखानी चाहिए थी जिससे वो उनको एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए गड़बड़ हुई है। दिस इज व्हाट द डिफेंडेंट इज सेइंग। तो इस पॉइंट तक बच्चे हमको लग रहा है कि जो डिफेंडेंट है वो बात सही कह रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि चलो डिफेंडेंट ने जो कहना था वो कह दिया, पर इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है, और हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का ही ओपिनियन महत्वपूर्ण है। ये जो पैरा है बच्चे, ये आप इस केस का रेशियो देख रहे हो, इसी को आपको एग्जाम में लिखना है। देखो, कोर्ट कह रहा है कि हमको हमेशा डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, डिमार्केट करना पड़ेगा दो सिचुएशंस के बीच में। पहली सिचुएशन वो है जहां पे कोई पार्टी, पार्टी का मतलब क्या होता है, प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट, जहां पे कोई पार्टी जिसने पहले कभी कोई प्रायर स्टेटमेंट दी थी, ये सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन क्या, कि कोई विटनेस, विटनेस का मतलब क्या होता है कि कोई गवाह जिसका एग्जामिनेशन पहले हुआ था और उसकी प्रायर स्टेटमेंट के आधार पर उसको डिस्क्रेडिट करना है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो दो सिचुएशंस हैं, जहां पे आप किसी पार्टी को उसकी प्रायर स्टेटमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहे हो और दूसरी जहां पे किसी विटनेस को उसकी प्रायर स्टेटमेंट के आधार पर डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हो, ये दोनों सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं और इन दोनों सिचुएशंस में जो लॉ अप्लाई होता है दैट इज आल्सो डिफरेंट। इनफैक्ट ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इनकी जो वैल्यू है इन द आईज ऑफ लॉ वो भी बहुत अलग है। कैसे? कोर्ट कहता है कि जहां तक हम बात करते हैं प्रायर स्टेटमेंट की किसी पार्टी की, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की प्रायर स्टेटमेंट की, तो वो जो प्रायर स्टेटमेंट है वो सब्सटेंटिव एविडेंस होता है। क्या होता है? सब्सटेंटिव एविडेंस। मतलब वो एक ऐसा एविडेंस है जो सब्सटेंटिव होने के नाते इस बात में सक्षम होता है कि उसके आधार पर जो कोर्ट ऑफ लॉ है किसी फैसले पे पहुंच सकता है। वो केवल सब्सिडी रोल प्ले नहीं कर रहा, साइड किक का रोल प्ले नहीं कर रहा, इन इटसेल्फ वो बड़ा महत्वपूर्ण एविडेंस होता है। बस उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि सब्सटेंटिव एविडेंस होने के लिए उसे सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। सेक्शन 21 किस बारे में? एडमिशन के बारे में। कहने का मतलब है अगर वो जो प्रायर स्टेटमेंट है जो किसी पार्टी ने दी है जिसका आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो, अगर वो एडमिशन होने की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है तो वो सब्सटेंटिव एविडेंस की कैटेगरी में गिरता है। पर वहीं अगर हम बात करें किसी विटनेस की जिसने पहले कोई स्टेटमेंट दी गई थी, ये जो स्टेटमेंट है पहले वाली, वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होती अपने आप में। उसका जो पर्पस है, उस प्रायर स्टेटमेंट का जो पर्पस है, उसका केवल इतना पर्पस हो सकता है कि उस प्रायर स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हो सो एज टू चैलेंज द क्रेडिबिलिटी उस विटनेस की, भाई कि वो सच्चा है कि झूठा है। उसकी बस इतनी सी वैल्यू होती है, इतनी सी इंपॉर्टेंस होती है। तो कहने का मतलब किसी पार्टी की सिचुएशन में जो प्रायर स्टेटमेंट है, अगर वो एडमिशन होने की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है तो वो सब्सटेंटिव एविडेंस हो जाता है। पर वही जो प्रायर स्टेटमेंट किसी विटनेस की है, वो सब्सटेंटिव एविडेंस ना होकर उसका जो केवल ओनली पर्पस होता है वो होता है उसका यूज करके किसी भी विटनेस को डिस्क्रेडिट करना, अगर उसने अलग अलग बातें कही हैं। वही बात जो हमने सेक्शन 145 में पढ़ी। इसलिए ये जो डिस्टिंक्शन है किसी पार्टी के प्रायर स्टेटमेंट में जो एडमिशन होने की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है और किसी विटनेस की प्रायर स्टेटमेंट में जिसका इस्तेमाल केवल उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए किया जा रहा है, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से हमको ये समझना होगा कि सेक्शन 145 जो है जिस पे हमारा डिफेंडेंट रिलाय कर रहा है और कह रहा है कि अगर मेरी प्रायर स्टेटमेंट को मेरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज करना है देन यू नीड टू शो इट टू मी। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसी सिचुएशंस में सेक्शन 145 लागू नहीं होता। मतलब ये वाली जो सिचुएशन है, पहली वाली जो सिचुएशन है जहां पे वो सब्सटेंटिव एविडेंस बन जा रहा है एडमिशन होने के नाते, वहां पे सेक्शन 145 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो प्रायर स्टेटमेंट है वो केवल स्टेटमेंट मात्र नहीं है, वो एक सब्सटेंटिव एविडेंस है। वो इन इटसेल्फ इतना सक्षम है कि कोर्ट उसको स्वीकार करेगा, भले ही उसको किसी भी नाते इस्तेमाल किया जाए, चाहे डिस्क्रेडिट करने के लिए किया जाए, चाहे कुछ किसी भी पर्पस के लिए किया जाए। उसकी एडमिसिबिलिटी किसी भी रिक्वायरमेंट्स पे, किसी भी सेक्शन के निर्भर नहीं करती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे प्रेजेंट केस के अंदर जब उस स्टेटमेंट का, उस प्रायर स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए विदाउट इट बीइंग शोन टू हिम, डिस्पाइट दैट सिचुएशन, कोई भी एविडेंस लॉ के नाते कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अगर यही ये कोई कोई विटनेस नाम मात्र होता और इसकी कोई प्रायर स्टेटमेंट रही होती तो वहां पर सेक्शन 145 का सेटिस्फाई होना जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 145 भी जो मैंने आपको पढ़ाया वो स्टार्ट करता है इसी ढंग से, अ विटनेस, वो गवाहों के लिए है, गवाह सेंट्रिक है। पर यहां पर इस केस में जो कॉन्टेक्स्ट अराइज हो रहा है वो किसी गवाह मात्र का नहीं है, इट इज द पार्टी टू द केस दैट इज इन्वॉल्वड एंड मोरओवर सेक्शन 21 के होने के नाते वो एडमिशन होने की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप में इतना सक्षम है कि उसे किसी भी सेक्शन की जरूरत नहीं है। और एक बार जब हम किसी चीज को एविडेंस होने के नाते स्वीकार कर लेते हैं, रिकॉर्ड का पार्ट बना लेते हैं, फिर उसके बारे में किसी भी फॉर्मेलिटी को पूरा करना जरूरी नहीं है। यू कैन यूटिलाइज दैट एविडेंस इन वॉट एवर मैनर यू वांट। और वही है जो प्लेंटिफ यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे उस प्रायर स्टेटमेंट का पर्पस केवल डिस्क्रेडिट नहीं करना है, वो स्टेटमेंट इन इटसेल्फ एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें कोर्ट रिलाई करके कल को डिसीजन भी दे सकता है, क्योंकि वो एक एडमिशन है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है बच्चा, नॉट वेरी श्योर कि कितनी बात समझ में आ रही होगी, पर मुझे आप बताओ दो पॉइंट्स के बारे में और अपने दिमाग से पूछ के, क्या आपको सब फर्क समझ में आया पहली और दूसरी सिचुएशन में जहां पे कोई पार्टी की प्रायर स्टेटमेंट है जो एडमिशन होने की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही है वो कैसे सब्सटेंटिव एविडेंस बन जाती है, और दूसरी सिचुएशन में जहां पे कोई विटनेस नाम मात्र है जो प्रायर स्टेटमेंट दे रहा है जिसका जो वैल्यू है दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्रेडिटिंग, जिसके बिना पर हमको सेक्शन 145 की रिक्वायरमेंट्स पूरा करना पड़ेगा। क्या आप इस फर्क को समझ पा रहे हो और इस फर्क के लॉजिक को समझ पा रहे हो? यस या नो बोले और बी ऑनेस्ट, ठीक है? बिकॉज़ ये डिटेल्स का बात है, हम लोग काफी गहराई में जाके चीजों को समझ रहे हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको समझ में आए, बट इफ इट इज गेटिंग इनटू योर माइंड तो आप यस टाइप करो बच्चे चैट बॉक्स में फटाफट से। जल्दी करेंगे बच्चे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि उसका वेट करा जाए। इफ यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, अब देखो
अब इस केस से सीख क्या निकल गया? अब आप समझो कि पॉइंट जो है लॉ का वो हमको क्लैरिफाई हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ आर वी गोइंग टू यूज दिस इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन हमारा पर्पस है। तो बच्चे इसका दो कॉन्टेक्स्ट हो सकता है जिसमें ये आपके लिए यूजफुल होगा एग्जाम के अंदर, और आपको क्या अप्रोच रखनी है समझो, ये समझना बड़ा जरूरी है। अगर कभी भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए एग्जाम के अंदर जहां पर कोई भी स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो, ध्यान से देखना, ये बड़ी कॉमन सिचुएशन है जो आ सकती है आपके साथ, और वो जो स्टेटमेंट है वो एक प्रायर स्टेटमेंट मतलब कभी पहले दी गई हो सकता है उसी केस में पहले दी गई हो, कभी पिछले किसी केस में दी गई हो, प्रायर स्टेटमेंट होनी चाहिए। हम सबसे पहले इस बात को देखेंगे। फिर दूसरे नंबर पर देखेंगे कि वो जो प्रायर स्टेटमेंट है वो राइटिंग में है या नहीं, या फिर वो ओरल है केवल। अब इस फर्क का भी मैं आपको इंपॉर्टेंस समझाऊंगा, ये दूसरे लेवल पे आप वेरीफाई करोगे, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आप देखोगे ये जो स्टेटमेंट है जिस व्यक्ति ने दी है उसका औधा क्या है उस केस के अंदर, जिस केस में उस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस को हम जज कर रहे हैं, उसकी पोजीशन क्या है, मतलब वो पार्टी है उस केस की, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है, या फिर वो केवल विटनेस है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के द्वारा बुलाया गया कोई विटनेस है। इस फर्क का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द सिचुएशन। अब ये जो स्टेटमेंट है वो इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो अराइज हो रही है उस पे सेक्शन 145 मतलब वो दिखाने वाली स्टेटमेंट को दिखाने वाली रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी या नहीं होगी, वो इन पॉइंट्स पे निर्भर करेगा। अगर वो एक स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट किसी पार्टी ने दी है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ने दी है, कोई प्रायर स्टेटमेंट है जो पार्टी ने दी है, फिर वो चाहे राइटिंग में हो फिर वो चाहे ओरल में हो, इन दोनों ही सिचुएशन में सेक्शन 145 अप्लाई नहीं होगा। इफ, यहां पे बस इफ आ जाएगा, अगर वो जो स्टेटमेंट है वो इन इटसेल्फ सफिशिएंट है एडमिशन बनने के, मतलब एडमिशन जो मैंने आपको पढ़ाया था, एडमिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के, या कन्फेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के। अगर वो जो प्रायर स्टेटमेंट है जो किसी पार्टी ने दी है, अगर वो एडमिशन होने की या कन्फेशन होने की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है, तो हमको सेक्शन 145 की जरूरत नहीं, और उस स्टेटमेंट को यूज भी किया जा सकता है और केस के अंदर एडमिट भी किया जा सकता है, बिकॉज वो एक सब्सटेंटिव एविडेंस है। दिस मे बी द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि कोई प्रायर स्टेटमेंट है और वो जो प्रायर स्टेटमेंट है वो मानो किसी विटनेस ने दिया, किसी गवाह ने दिया है। अगर ऐसा है तो ये जरूरी है कि वो जो प्रायर स्टेटमेंट है जो गवाह दे रहा है वो राइटिंग में होनी चाहिए, या तो उस गवाह ने ही वो राइटिंग में लिख के दी हो, या उसने जो बोला उसे राइटिंग में उतारा गया हो, ये मैंडेटरी हो जाता है। तो किस कोई प्रायर स्टेटमेंट किसी गवाह के द्वारा दिया जाना और उसका राइटिंग में होना, जब ये तीन प्रीरिक्विजिट सेटिस्फाई होती हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे 145 लागू होगा। कहने का मतलब है अगर आप उस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करोगे, इन दैट सिनेरियो इट विल बिकम एसेंशियल कि आप उसको वो स्टेटमेंट सिखाएं, ठीक है। तो ये जो बच्चे दो कॉन्टेक्स्ट हैं इनको आप देखना, एक तरफ प्रायर स्टेटमेंट का होना, उसका राइटिंग या ओरल में होना, पार्टी के द्वारा होना, और उसका एडमिशन और कन्फेशन की किसी की डेफिनेशन को स्वीकार करना, वो 145 को हटा देता है। और वहीं किसी प्रायर स्टेटमेंट का होना और वो प्रायर स्टेटमेंट किसी विटनेस के द्वारा होना और वो राइटिंग में होना, ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं जो 145 को लागू करती हैं। तो ये जो है बच्चे कॉन्टेक्स्ट, इसको आपको देखना पड़ेगा कभी भी किसी भी स्टेटमेंट की एडमिसिबिलिटी पे या उसकी रिलेवेंस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, तो आपको इस आधार पर उसको जज करना है, ठीक है। अब मुझे फटाफट से बता दो कि आप सभी लोगों को जो कही हुई बातें हैं वो समझ में आ गई हैं, मुझे इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। बस इसी जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था ना, इसको अपने नोट्स में भी बना लेना। अब आते हैं बच्चे दूसरे केस पे। अब ये जो दूसरा केस है इसके फैक्ट्स तो बहुत मजेदार हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इसमें जो पॉइंट अराइज हो रहा है वो भी उतना ही इंटरेस्टिंग है और उतना ही महत्वपूर्ण है। देखना, इस केस का नाम है अग्नु नगेश। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने एविडेंस लॉ पढ़ा है और इस केस को ना पढ़ा हो। मैंने लेक्चर्स के विदिन भी इस जजमेंट को आपको पढ़ाया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हुआ क्या है कि एक व्यक्ति है, वो अपराध करके खुद जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिख के आता है, और जो भी उसने अपराध किया है उसके बारे में एक एक डिटेल वो उस एफआईआर के अंदर बता देता है कि उसने कैसे कैसे अपराध किया, किस किस से अपराध किया, ठीक है। हर चीज, हर एक डिटेल वो बता देता है, और उसकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर वो जो हथियार है या फिर जो डेड बॉडीज हैं वो भी रिकवर हो जाती हैं। ऐसा हमने पिक्चरों में कई बार देखा ना कि कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, फिर उसको एकदम से रिपेंटेंस फील होती है, तो वो पुलिस के सामने जाके अपना वो कर देता है, सरेंडर कर देता है और सब कुछ सच्चाई को बता देता है। और ये एक ऐसा ही केस है जिसमें ऐसा ही हुआ। तब तो सरेंडर कर दिया जोश जोश में आके, पर आगे जब केस चला तो मन हुआ कि क्यों ना उसको फाइट आउट करे। तो अग्नु जो है वो यही काम कर रहा है, और हमारे सामने बस यही सवाल है कि ये जो व्यक्ति ने एफआईआर के अंदर पूरा का पूरा कन्फेशन दिया है, अपना हर बात बोल दी है, उस पर हम किस हद तक रिलाई कर सकते हैं, और इसको हम जज करेंगे सेक्शन 25 के आधार पर। कल मैंने आपको रिलेशन बताया था ना सेक्शन 26 और 27 में। 26 मतलब पुलिस कस्टडी के अंदर दी गई जो स्टेटमेंट्स हैं उन पे किस हद तक रिलाई किया जा सकता है। फिर सेक्शन 27 एक्सेप्शनल सिचुएशन थी जहां पर उस कन्फेशन के आधार पर या उस कन्फेशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी हो जाए, तो उस हद तक उस स्टेटमेंट को एडमिट कर रहे थे। तो वो जो रिलेशनशिप मैंने आपको कल बताया था वैसा ही कुछ है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। आज जिस रिलेशनशिप को हम समझेंगे अग्नु नगेश के जजमेंट में, वो 26 और 27 का रिलेशनशिप नहीं है बच्चे, वो है 25 और 27 का, सेक्शन 25 और सेक्शन 27 का। तो आपको सबसे पहले बच्चे मैं सेक्शन 25 समझाता हूं। आप सभी लोग अपने स्टैट्यूट में सेक्शन 25 को खोलो, बहुत छोटा सा सेक्शन है बट बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल है, ध्यान से देखना। सेक्शन 25 कहता है कि कोई भी कन्फेशन जो किसी पुलिस ऑफिसर को दिया गया है कभी भी उसको प्रूव नहीं किया जा सकता ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो एक्यूज्ड है। तो नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। तो सेक्शन 25 में क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक्यूज्ड व्यक्ति अगर कन्फेशन करता है और अगर उसने वो कन्फेशन किसी पुलिस ऑफिसर के सामने किया है या किसी पुलिस ऑफिसर को किया है, जैसे चाहे फिर वो पुलिस ऑफिसर का कोई भी ओहदा हो, वो हवलदार से लेकर पुलिस कमिश्नर क्यों ना हो, अगर वो पुलिस ऑफिसर है तो उसको कही गई हर बात मान्य नहीं होगी, उसको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वही वाली बात जिसकी हम कल डिस्कशन कर रहे थे ना कि एविडेंस लॉ कन्फेशन एडमिशन के मामले में भरोसा नहीं करता पुलिस पे। तो 26 के अंदर क्या था कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कन्फेशन जो पुलिस कस्टडी में की गई है, पुलिस कस्टडी होना जरूरी है, फिर वो चाहे स्टेटमेंट कन्फेशन किसी को भी हो, किसी भी व्यक्ति को हो, मजिस्ट्रेट को छोड़ के उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते थे। और 25 के अंदर क्या है, जो कन्फेशन है वो चाहे कहीं पे हो, जरूरी नहीं है पुलिस कस्टडी में हो, कहीं पे हो, एक्यूज के घर पे हो, पुलिस वाले के घर पे हो, रोड पे हो, कहीं पे भी हो, पर वो पुलिस वाले को है, क्योंकि वो पुलिस वाले को है, दैट इज द रीजन कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब इसी सेक्शन में आप अप्लाई करो इस फैक्ट से केस कि एक एक्यूज व्यक्ति है जिसने अपराध किया, अपराध करके वो एफआईआर लिखवा रहा है और एफआईआर के अंदर सारी बातों को बता रहा है जो सच्चाई है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो बातें उसने एफआईआर के अंदर बताई, क्या इन सब बातों को उसके खिलाफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए, उसको सजा दिलवाने के लिए? और ये सवाल उठ क्यों रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि एफआईआर लिखता कौन है? एफआईआर लिखती है पुलिस। तो उसने जब बताया सब कुछ तो वो पुलिस वाले को बताया। तो अगर वो जो सारी चीजें हैं जो उसने एफआईआर के अंदर बताई, अगर वो कन्फेशन की डेफिनेशन में गिर रही है, जो नो डाउट गिर रही है, क्योंकि उसने हर चीज स्वीकार करी है कि मैंने मारा है, मैंने मार के ये किया, वो किया, हर चीज, तो वो कन्फेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। पर वो कन्फेशन है पुलिस वाले को, भले एफआईआर के फॉर्म में है बट है तो पुलिस वाले को।
परेशानी वही आ गई है कि क्या हम इस एफआईआर को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। इसमें क्लैश क्यों हो रहा है, बाकी नॉर्मल सिचुएशन से क्या अलग है? जैसे कोई नॉर्मल कागज होता या कोई नॉर्मल सिचुएशन होती, टेप रिकॉर्डर होता, एक्यूज कुछ व्यक्ति बोलता, एक्यूज बोलता और पुलिस वाले उसको रिकॉर्ड करते, तो कोई परेशानी नहीं थी, 100% सेक्शन 25 लागू होता और एक सेकंड में हम बोल देते कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पर यहाँ पर ये सवाल उठ क्यों रहा है? वो उठ ही इसी वजह से रहा है क्योंकि जिस चीज में वो स्टेटमेंट्स लिखी गई है, जो कन्फेशन हम बता रहे हैं, वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। एफआईआर, बच्चे, एफआईआर इज द वेरी बेसिस जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, वही ट्रिगर पॉइंट है। और कल को जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगी पुलिस 173 के अंदर, उसका भी जो बेसिस है वो एफआईआर ही होगी। तो एफआईआर इज द फर्स्ट फॉर्मल और ऑफिशियल स्टेप जो लिया जाता है किसी भी केस के अंदर। तो अगर उस डॉक्यूमेंट के अंदर कंसिडरिंग उसकी कितनी गहरी इंपॉर्टेंस होती है किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर, उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा सेक्शन 25 पे? क्या कन्फेशन का एफआईआर के अंदर लिखे होने से कोई फर्क पड़ेगा? क्या हम उसको इस आधार पर स्वीकार कर सकते हैं कि वो एफआईआर है इसलिए उसको रिलाई कर सकते हैं? देखो बच्चे, एफआईआर कोई जो नॉर्मल एफआईआर होती है, उसके जो भी कंटेंट्स होते हो, वो एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस होता है। जब भी कोर्ट ऑफ लॉ किसी भी केस को चलाता है, वो बार-बार एफआईआर को रेफर कर सकता है, चीजों को समझने के लिए, कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो पहला पर्सपेक्टिव होता है। तो उसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अब अगर उसी एफआईआर के अंदर ऐसी बातें लिखी हो जो कन्फेशन की डेफिनेशन में गिर रही हैं, एज़ फार एज़ दैट एक्यूज्ड इज कंसर्न्ड, तो क्या हम ये बोल दें कि अब पुलिस वाले या कोर्ट ऑफ लॉ उस एफआईआर पे रिलाई नहीं कर पाएंगे, जैसे नॉर्मल केसेस में कर पाते, क्योंकि उस एफआईआर में कन्फेशन है और वो सेक्शन 25 से हिट हो रही है? तो क्या मतलब एक एफआईआर में अगर कन्फेशन आ जाएगी एक्यूज की, तो वो एफआईआर अपनी इंपॉर्टेंस खो देगी, अब वो पीस ऑफ एविडेंस नहीं रहेगी? तो ये क्लैश है सेक्शन 25 के बीच में और एफआईआर की इंपॉर्टेंस के बीच में कि कौन जीतेगा। बच्चे, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, सस्पेंस बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। जीतेगा तो सेक्शन 25 ही, क्योंकि वो ज्यादा प्राइमल चीज है जिसको हमें इंपॉर्टेंस देनी है। ऑब्वियसली हम रिस्क नहीं ले सकते, वरना पुलिस वाले क्या करेंगे, हर एक कन्फेशन को एफआईआर में लिखने लगेंगे। अगर उसको हम एडमिट करने लगेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंस ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो फॉर दैट रीजन इतना हमको पहले से पता है कि सेक्शन 25 ही जीतने वाला है। पर क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? दिस इज द पॉइंट जिसमें मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं। क्या कोई भी डिफरेंस क्रिएट होगा? तो बच्चे, मैं आपको बता दूं, उस डॉक्यूमेंट के एफआईआर होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सेक्शन 25 इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसका चाहे कोई भी नेचर हो, उसकी कितनी भी इंपॉर्टेंस हो, अगर वो उन चीजों को कंटेन करता है जिसको सेक्शन 25 के अंदर प्रोहिबिट किया गया है, तो उनको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। तो हर वो बात जो उस एफआईआर के अंदर कन्फेशन की डेफिनेशन में गिर रही है, कोर्ट उस पर रिलाई नहीं कर सकता इस बात के बावजूद कि वो एक एफआईआर है। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या वो पूरी एफआईआर पर रिलाई नहीं कर सकता या फिर उन भागों का इस्तेमाल कर सकता है जो कन्फेशन की डेफिनेशन में नहीं गिर रहे, मतलब ऐसी बातें, ऐसी स्टेटमेंट्स जो कन्फेशन की डेफिनेशन में नहीं गिर रहे। तो कोर्ट ने बोला कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें समझना चाहिए जब भी हम सेक्शन 25 या 26 को इंटरप्रेट करते हैं। हम जब बोलते हैं कि कोई कन्फेशन जो है उस पर कोर्ट रिलाई नहीं करेगा, तो उसका मतलब होता है केवल वो स्टेटमेंट्स नहीं, केवल वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं जहां पे एक्यूज ने बोला कि मैंने मारा है या मैंने मारा है, केवल वो स्टेटमेंट्स नहीं, उनके अलावा जो बाकी की भी सब्सिडरी स्टेटमेंट्स हैं जिनमें डायरेक्टली ये एडमिट नहीं किया जा रहा कि मैंने मारा है, पर दे समहाउ इंडिकेट, वो इंडिकेट कर रही हैं, इशारा कर रही हैं कि किसी व्यक्ति ने मारा होगा, वो स्टेटमेंट्स भी इसी प्रोहिबिशन की कैटेगरी में गिरता है। तो नॉट ओनली दी स्टेटमेंट जो डायरेक्टली इनकल्पेटरी नेचर की है, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग नेचर की, वो तो जाएंगी जाएंगी, अलॉन्ग विद दैट ऑल दोस स्टेटमेंट्स व्हिच आर सो रिलेटेड विद दिस सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला पार्ट, सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाली स्टेटमेंट से ऐसे जुड़ी हुई हैं बाकी की स्टेटमेंट्स कि उनसे भी सफिशिएंट इशारा मिल रहा है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उन स्टेटमेंट्स को भी हम कन्फेशन की डेफिनेशन के अंदर ही गिराते हैं। तो कोर्ट ना केवल उन स्टेटमेंट्स को जो डायरेक्टली सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग है उनको तो रिलाई करेगा ही नहीं, उसके अलावा वो बाकी सारी स्टेटमेंट्स भी जो उस सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग पार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है और उसकी तरफ इंडिकेट करती हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हमको कन्फेशन को समझना है। पर केवल उतना ही भाग एक्सक्लूडेड है। एफआईआर के अंदर जो बाकी की चीजें हैं, जैसे एफआईआर किसने फाइल करी, कौन सी तारीख को फाइल हुई, ये जो सारी डिटेल्स है जिसमें कुछ भी सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग नहीं है, ना ही कोई इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ, तो इन पे कोर्ट रिलाई कर सकता है। तो कल को अगर कोर्ट को देखना पड़ेगा कि भाई एफआईआर किस दिन फाइल हुई, तो उसके लिए एफआईआर को यूज कर सकेगा, किसने फाइल की उसके लिए भी यूज कर सकेगा, पर वो कन्फेशन वाली पार्ट नहीं। साथ ही साथ सेक्शन 27 भी पिक्चर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने जो एफआईआर दी, उसने जो इन्फॉर्मेशन दी, उसके आधार पर डेड बॉडीज और मर्डर वेपन रिकवर भी हुआ था। तो इसी एफआईआर का जो वो वाला पार्ट है जो डायरेक्टली रिलेटेड है उस डिस्कवरी से, उसको भी हम देख सकते हैं क्योंकि वो सेक्शन 27 के अंदर एक्सक्लूडेड है। तो जहां जहां पर इस अग्नो नगेशिया ने अपने एफआईआर के अंदर बोला कि वो डेड बॉडीज मैंने वहां पे छुपा रखी हैं, वो हथियार मैंने वहां पे छुपा रखा है, आप चलो मैं दिखाऊं, जो हम कल पढ़ रहे थे, वो भी कोर्ट रिलाई कर सकता है क्योंकि वो सेक्शन 27 के अंदर प्रोटेक्टेड है। पर बाकी का जो भी भाग है जो इंक्रिमिनेटिंग नेचर का है, उस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने इस एफआईआर को टुकड़ों में बांट दिया है, 3 टुकड़ों में बांटा है। जैसे ये एफआईआर है, इसको 3 पीसेस में बांटा है, 1, 2 और 3। पहला पीस वो जिसमें प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इंक्रिमिनेटिंग नेचर की नहीं है, जैसे एफआईआर कब फाइल हुई, किसने एफआईआर फाइल की, किस कौन से पुलिस ऑफिसर ने वो एफआईआर रिकॉर्ड की, किस समय पे हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन। इसका कुछ भी ऐसा नेचर नहीं है कि ये सेक्शन 25 से हिट हो तो इसको एडमिट कर सकते हैं। फिर आता है वो भाग जो इंक्रिमिनेटिंग नेचर का है, इसमें वो स्टेटमेंट्स भी आएंगी जो डायरेक्टली दिखा रही है कि भाई मैंने अपराध किया है, और वो स्टेटमेंट्स भी आएंगी जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इस स्टेटमेंट से, कि जिनको अगर स्वीकार किया गया तो वो सक्षम हो जाएंगे ये बात तो साबित करने के लिए किसी ने अपराध किया है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो डायरेक्टली रिलेटेड है, ये जो 2 कैटेगरी की स्टेटमेंट्स हैं एफआईआर के अंदर, इन पे रिलाई नहीं कर सकते, इनको एक्सक्लूड करेंगे। और फिर तीसरे भाग में वो स्टेटमेंट्स हैं जिन स्टेटमेंट्स के आधार पर डिस्कवरी हुई है सेक्शन 27 के अंदर। ये जो स्टेटमेंट्स हैं भले ही वो कन्फेशन का पार्ट होंगी, पर क्योंकि उनकी वजह से डिस्कवरी हुई है, तो एक हमारे पास भरोसे का मौका आ गया ना कि पुलिस झूठ नहीं बोल रही, पुलिस ने बदमाशी नहीं की, क्योंकि उसकी वजह से, उसके कॉन्सिक्वेंस की वजह से डिस्कवरी हुई है, तो उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो वो वाली जो स्टेटमेंट्स हैं जिनकी वजह से डायरेक्ट डिस्कवरी हुई है, उनको स्वीकार कर सकते हैं। तो ये 2 भाग स्वीकार्य हैं और ये भाग स्वीकार्य नहीं है। दिस इज हाउ द कोर्ट डिटरमाइंड इस केस के अंदर कि कैसे कैसे काम होता है और ऐसी सिचुएशन से कैसे डील किया जाता है। तो जो जो बात अग्नो नगेशिया ने बोली कि मैंने मारा है, ये फलाना ढिमाका, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन दैट वाज कंप्लीटली डिस्कार्डेड बाय द कोर्ट, उस पे कोर्ट ने बिल्कुल भी रिलाई नहीं किया, क्योंकि वैसी स्थिति में सेक्शन 25 से हिट हो जाती है।
और यहाँ पर इस जजमेंट की बच्चे इंपॉर्टेंस इस बात में है कि जैसा हम लोग कल कर रहे थे ना, कल मैंने आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करवाया कि कोई भी जो स्टेटमेंट थी किसी भी एक्यूज व्यक्ति की, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। वो वाला पार्ट जो सेल्फ इंक्रीमेटिंग नेचर का है, वो वाला पार्ट जिसकी वजह से डिस्कवरी हो रही है, और केवल हम सेल्फ इंक्रीमेटिंग वाले पार्ट को हटा रहे थे जिसकी वजह से डिस्कवरी हुई है, उसको एडमिट कर रहे थे। पर इस अग्नु नगेशिया के अंदर कोर्ट ने एक और पॉइंट को बहुत ब्यूटीफुली क्लैरिफाई किया जिसको हम कल नहीं समझे पर आज समझेंगे। और वो पॉइंट ये था कि जब हम बोलते हैं कोई कन्फेशन, इट डजंट मीन दोज स्टेटमेंट्स ओनली जो डायरेक्टली सेल्फ इंक्रीमेटिंग नेचर की हैं, उसके साथ साथ वो स्टेटमेंट्स भी कवर हो जाती हैं जो सीधी तरीके से इशारा करती हैं उसके इन्वॉल्वमेंट का उस केस के अंदर। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी तो वो जो एंटायर कन्फेशनल स्टेटमेंट है, वो जो पूरी कन्फेशनल स्टेटमेंट है, जो सारी बातें हैं जो इशारा कर रही हैं कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया है, वो सारी बातें सेक्शन 25 से हिट होंगी, ना केवल वही लाइन या वही शब्द जिसमें उसने बोला कि मैंने मारा। एंटायर कन्फेशनल स्टेटमेंट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कन्फेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना सही नहीं है। आप उसमें से केवल उतना भाग बाहर निकाल लो जो सेक्शन 27 की वजह से प्रोटेक्टेड है, उसके अलावा जो बाकी की चीजें हैं उस पूरी स्टेटमेंट को कन्फेशन मान सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी कन्फेशनल स्टेटमेंट को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक वो पार्ट जो सेक्शन 27 से प्रोटेक्टेड है, एक वो पार्ट जो डायरेक्टली इंक्रिमिनेटिंग है कि मैंने मारा, और एक वो पार्ट जो डायरेक्टली इंक्रिमिनेटिंग नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते। पूरी कन्फेशन, वो पार्ट भी जो डायरेक्टली इंक्रिमिनेटिंग है और वो पार्ट भी जो डायरेक्टली इंक्रिमिनेटिंग नहीं है, अगर वो कन्फेशनल स्टेटमेंट का ही पार्ट है तो पूरे उस पर सेक्शन 25 लागू होगा, और उसमें से केवल उतना ही भाग निकाला जाएगा जो सेक्शन 27 से प्रोटेक्टेड है। और इसको जस्टिफाई कैसे किया एफआईआर के बेसिस पे? उन्होंने बोला कि ये जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है एफआईआर के अंदर, जैसे नाम, डेट, वो उस कन्फेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो प्रिलिमिनरी डिटेल्स, उस कन्फेशन से कोई लेना देना नहीं, कन्फेशन नीचे जाके शुरू होती है। और एक बार जब कन्फेशन शुरू हो गई तो पूरी की पूरी कन्फेशन पे सेक्शन 25 हम लगाएंगे, और उसे किसी भी पार्ट पे आप रिलाई नहीं कर सकते ये कहते हो कि इस लाइन में तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, इस लाइन में तो कन्फेशन वाली कोई बात ही नहीं है। पूरी स्टेटमेंट में, पूरी बात पे सेक्शन 25 लगाएंगे, उसमें से केवल उन स्टेटमेंट्स को निकालेंगे जिन पे सेक्शन 27 लागू हो रहा है। तो कन्फेशन को, इस टर्म को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग दिया कोर्ट ऑफ लॉ ने, और बोला कि आपको कन्फेशन को बिट्स एंड पीसेस में नहीं तोड़ना है और केवल उन्हीं स्टेटमेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं करना जो डायरेक्टली इंक्रिमिनेटिंग है, बल्कि एंटायर स्टेटमेंट को कवर करना है एज पार्ट ऑफ द कन्फेशन। अब मुझे जल्दी से बताओ कि समझ में आया? थोड़ी सी बात दिमाग में गई आप लोगों के? डिड यू गेट द पॉइंट कि किस तरीके से अग्नु नगेशिया के जजमेंट में कन्फेशन को समझा जा रहा है, कैसे समझाया जा रहा है? ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना आप सभी लोग, ठीक है? अब आते हैं बच्चे, एक और केस करेंगे आज, लास्ट केस पे। अभी लास्ट केस है, इस केस के अंदर पॉइंट ये नहीं है कि भाई क्या एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन एडमिसिबिलिटी का नहीं है, क्योंकि हम जो अभी सारे सेक्शंस पढ़ रहे थे कि 25 में वो इनएडमिसिबल हो जाएगा, 27 में वो एडमिसिबल हो जाएगा। एडमिसिबल इनएडमिसिबल मतलब किसको कोर्ट देख सकता है, किसको नहीं दे सकता। ये एक ऐसा केस है जिसमें हम एविडेंस की रिलायबिलिटी को देखेंगे कि मानो अगर कोई एविडेंस है, एक बार को वो एडमिट भी हो गया, उस पर किस हद तक हम लोग रिलाई कर सकते हैं, दैट इज एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन। मैंने आपको ये बात बताई थी शुरू में जब हम एविडेंस लॉ पढ़ रहे थे। इस बात को बच्चे हमेशा अपने दिमाग में रखना, हमेशा कभी मत भूलना कि जब भी हम एविडेंस को पढ़ते हैं, किसी भी एविडेंस को, हमको उसको दो पर्सपेक्टिव में पढ़ना चाहिए। जब भी किसी भी एविडेंस की चर्चा करो, पहले देखो कि वो एडमिसिबल है या नहीं। एडमिसिबल है या नहीं मतलब हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार उसको एडमिट कर सकते हैं या नहीं, सिंपल क्वेश्चन। कोर्ट उसको देख सकता है या नहीं। जब इस पे फैसला मिल जाए कि वो एडमिसिबल है या नहीं, यस और नो, तब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी एविडेंस के बारे में आंसर नो आ जाए कि वो एडमिसिबल नहीं है, तो उसकी रिलायबिलिटी का सवाल उठता ही नहीं है, उसकी रिलायबिलिटी का सवाल उठता ही नहीं है। बात वहीं खत्म हो गई, क्योंकि वो एडमिसिबल ही नहीं है। पर जब आंसर यस आता है कि कोई भी एविडेंस है वो एडमिसिबल है, किसी भी सेक्शन के अंदर हो, एज ए कन्फेशन हो, एज ए स्टेटमेंट हो, एज एडमिशन हो, जो भी हो, डाइट डिक्लेरेशन हो, किसी भी तरीके से कोई भी एविडेंस एडमिसिबल है, जब हमको ये आंसर मिले हाँ एडमिसिबल है, देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ रिलायबिलिटी। और ये एविडेंस लॉ का क्वेश्चन नहीं होता, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है? रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी। यहां पे हम देखते हैं कि वो जो एविडेंस है जिसको हमने यहां पे एडमिट किया, अब उस पे कोर्ट कितना भरोसा कर सकता है। तो इट इज अबाउट भरोसा ऑफ द कोर्ट। कहने का मतलब है हर वो एविडेंस जो एडमिसिबल हुआ है, जरूरी नहीं है कि कोर्ट उस पर भरोसा भी करे या कोर्ट उसके बेसिस पे केस डिसाइड भी करे। एडमिसिबिलिटी चलती है हमारे स्टैट्यूट के आधार पर, इंडियन एविडेंस एक्ट के आधार पर, इस पे जस्ट आप कुछ नहीं कर सकते। इंडियन एविडेंस एक्ट ही बताता है कि कौन सा एविडेंस स्वीकार किया जाएगा या नहीं। पर एक बार जब एविडेंस स्वीकार हो जाए, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट का काम खत्म हो जाता है, और फिर वो पूरी तरीके से कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में होता है कि उस एविडेंस पे वो कितना भरोसा करेगा। कोई भी उसको मजबूर नहीं कर सकता किसी भी एविडेंस पे ज्यादा या कम भरोसा करने के लिए, वो खुद से फैसला लेगा इस बात का। तो कोई एविडेंस का एडमिट हो जाना इज नॉट द गारंटी कि आप केस जीत जाओगे। इट स्टिल डिपेंड्स ऑन दी फैक्टर कि वो जो कोर्ट है उसका क्या व्यू है उस एविडेंस के बारे में। ये बात ठीक है कि वो अगर एडमिसिबल है तो कोर्ट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, पर उसको रिलायबल मानेगा या नहीं मानेगा, उसके आधार पर केस को डिसाइड करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो यहां पर दिस इज नॉट द क्वेश्चन जो हम अगला केस पढ़ने वाले हैं। द क्वेश्चन इज एक्चुअली हियर। क्वेश्चन यहां पे अराइज हो रहा है। ऐसे बहुत कम केसेस आपको ऐसे मिलेंगे, पर जब भी मिलेंगे आप उनको बड़ा ध्यान से पढ़ना। बच्चे ऐसी सिचुएशंस में ये लगा के आते हैं तो खुद भी गधे लगते हैं और एग्जामिनर भी समझ जाता है कि ये गधे ही हैं। फॉर दैट रीजन जो मार्क्स हैं दे गो डाउन। रिलायबिलिटी में कभी एडमिसिबिलिटी को डील ना करें। फर्स्ट यू नीड टू टेस्ट द एडमिसिबिलिटी। और कई बच्चे तो रिलायबिलिटी को कंफ्यूज कर देते हैं रिलेवेंसी से। रिलेवेंसी इज एंटायरली डिफरेंट। रिलेवेंसी अलग चीज होती है बिल्कुल भी। रिलेवेंसी भी बता देता हूं, फिर कल को आप कहोगे कि सर रिलेवेंसी क्या है। फिर देखो, ऐसा डायग्राम बना लेना सब लोग। रिलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। रिलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी, रिलायबिलिटी, तीनों अलग हैं, तीनों ही एविडेंस के कॉन्टेक्स्ट में है। पहले देखते हैं रिलेवेंसी का मतलब क्या होता है। रिलेवेंसी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। रिलेवेंसी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है जो डिपेंड करता है किसी भी केस के
फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे, कि किसी भी केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में कोई भी एविडेंस जो कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है वो रिलेवेंट होगा या नहीं, और रिलेवेंट होने का सीधा सा मतलब है कि वो उस केस को डिसाइड करने में कोर्ट की सहायता करेगा या नहीं। दैट इज द सिंपल पॉइंट। तो कोई भी एविडेंस जब कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो सबसे पहले नंबर पर हम उस एविडेंस की रिलेवेंसी को ही टेस्ट करते हैं कि भाई जो भी कुछ आप लाए हो उसका रोल क्या है, वो करेगा क्या इस केस के अंदर, क्या वो कोई भी फ्रूटफुल रोल निभाएगा। अगर निभाएगा तब तो हम आगे उसकी टेस्ट करें एडमिसिबिलिटी या रिलायबिलिटी, अगर नहीं निभाएगा तो यहीं से लात मार के भगा देंगे। अब केस चल रहा है, मर्डर के बारे में एविडेंस ला रहे हो तुम किसी कॉन्ट्रैक्ट का जिसका कोई नाता नहीं है उससे, तो वो रिलेवेंट नहीं है, कोर्ट आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो एवरी टाइम यू प्रेजेंट एन एविडेंस टू द कोर्ट ऑफ लॉ वो उसको उसकी रिलेवेंसी को जांचता है, और रिलेवेंसी जांच करने का तरीका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ए पर्टिकुलर केस। जैसे मैंने आपको शुरू के सेक्शंस पढ़ाए थे, थिंग्स व्हिच आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन वो रिलेवेंट हो जाते हैं। ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में उस केस के कि वो ट्रांजैक्शन का पार्ट था या नहीं, उसके बेसिस पे वो रिलेवेंसी टेस्ट करेगा कोर्ट। जब एक बार कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच जाए कि कोई भी एविडेंस रिलेवेंट है उस केस की फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के आधार पर, देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ एडमिसिबिलिटी दूसरे नंबर पर। फिर वो देखता है कि ये जो एविडेंस है ये नो डाउट हमारी हेल्प करेगा, पर क्या ये एडमिसिबल है, क्या इंडियन एविडेंस एक्ट इसको स्वीकार करता है या नहीं। एडमिसिबिलिटी का जो सवाल है वो प्योरली इंडियन एविडेंस एक्ट पर आधारित होता है। इसमें उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस का कोई लेना देना नहीं है, प्रैक्टिकलिटी जितनी कानून के अंदर है उतनी ही है, उसके बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं। प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्शंस जो हमने पढ़े हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि किसी भी एविडेंस को हम एडमिट करेंगे या नहीं। अगर नहीं करेंगे तो बात यहीं खत्म हो जाती है। तो इट मे बी पॉसिबल कि कोई एविडेंस रिलेवेंट हो पर एडमिसिबल ना हो, तो हो सकता है कि यहाँ पे यस हो और यहाँ पे नो हो जाए। मे बी, जरूरी नहीं है कि हर रिलेवेंट एविडेंस एडमिसिबल भी हो, पर अगर ऐसा हुआ कि कोई एविडेंस रिलेवेंट भी है और इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार एडमिसिबल भी है, मतलब यहाँ पे भी यस आया, तब आती है तीसरे नंबर की स्टेज, जिसका नाता इंडियन एविडेंस एक्ट से नहीं होता, जिसका नाता फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से होता है कुछ हद तक पर पूरी तरीके से नहीं, जिसका नाता होता है केवल और केवल कोर्ट की समझदारी से, कोर्ट्स प्रूडेंस। कोई एविडेंस जो रिलेवेंट भी है, जो एडमिसिबल भी है, अब वो कितने भरोसे के लायक है वो खुद कोर्ट अपनी प्रूडेंस से डिटरमाइन करता है। दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए जज। हमने वहां पे कोई कंप्यूटर नहीं बिठा रखा है कि कंप्यूटर में हमने ये एविडेंस फीड किया और वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा हमको। हमारे सामने एक इंसान बैठा है जिसको हम चीजें दे सकते हैं, पर उन चीजों पे वो कितना रिलाई करेगा, कितना भरोसा कर पाएगा, इट इज अप टू हिम। दैट इज द रीजन इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आप आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे हो वही डिसीजन हो, क्योंकि रिलायबिलिटी जस्ट आप डिसाइड करेंगे। और रिलायबिलिटी किस आधार पर डिसाइड होती है, उसमें कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, कंडक्ट ऑफ द विटनेस, जिस विटनेस ने वो एविडेंस दिया है, वो गवाही दी है, उसका कैसा कंडक्ट था, क्या लग रहा है वो सच बोल रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा, उसकी नॉर्मल सोसाइटी के अंदर पोजीशन कैसी है, सिचुएशन कैसी है, मतलब सारे आधारों पर ये डिसाइड करा जाएगा कि वो जो एविडेंस है उस पर भरोसा करें या ना करें, और करें तो किस हद तक करें। दैट इज द सिंपल फैक्ट। जरूरी नहीं है कि कोई विटनेस आगे बोल रहा है कि मैंने देखा मर्डर करते हुए, तो कोर्ट उसकी बात को मान ही लेगा, भले ही उसकी स्टेटमेंट रिलेवेंट हो, भले ही एडमिसिबल हो, पर जरूरी नहीं है कि कोर्ट उस बात को माने। या फिर कोई चाकू मिल जाए जिसको मर्डर वेपन बोला जा रहा है, वो रिलेवेंट होगा, एडमिसिबल भी होगा, पर जरूरी नहीं है कि जज साहब भी माने कि इसी से अपराध हुआ है। तो उसकी रिलायबिलिटी कोर्ट ही टेस्ट करता है। और ये जो मैं आपको आखिरी केस पढ़ाने जा रहा हूं, ये वाला, दिस टॉक्स ऑफ दिस थर्ड लेवल रिलायबिलिटी। बहुत कम केसेस हैं इसलिए इसको आप बड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत कम मौके मिलते हैं रिलायबिलिटी के आधार पर केसेस को समझने के। बच्चे इसका नाम है पटेल हीरालाल जोइतराम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, और इसके फैक्ट समझना, बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या हुआ है, एक महिला है और महिला को आग लगाती है, किसी व्यक्ति ने महिला को आग लगा दी है और उसको बहुत सीरियस बर्न इंजरीज हुई है। और ये जो घटना है वो रेलवे स्टेशन के आसपास की है। और वो महिला जब उसमें आग लग रही थी और जब वो अपनी आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी, तो उसके पास से कुछ साधु लोग निकल रहे थे। साधु लोग समझते हो? साधु लोग निकल रहे थे। उन्होंने पूछा कि माता जी आपके साथ ये किसने किया? तो उसने रोते रोते चिल्लाया हीरालाल। क्या चिल्लाया? हीरालाल ने किया। उसकी थोड़ी देर के बाद जब घटना हो गई, उसका पति वती सब मतलब आग वाग बुझ गई और पति के साथ वो बैठी थी, उसने पति को अपनी पूरी घटना सुनाई कि क्या क्या हुआ। उसने अपने पति को बताया कि हीरालाल जो है वो उसके पास लड़ने आया था और वो कह रहा था कि तुम उल्टी सीधी बातें क्यों करती हो मेरे बारे में, तुम ऐसा क्यों फैला रही हो समाज के अंदर कि मेरा चक्कर तुम्हारी बहन के साथ चल रहा था, इसकी वजह से मेरी बदनामी हो रही है, और इस गुस्से की वजह से उसने मेरे में आग लगा दी। तो पति को ये स्टेटमेंट दी। उसके बाद जो अगला नंबर आया वो आया डॉक्टर साहब का। अब डॉक्टर साहब जो उनके बर्न इंजरीज वगैरह का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनकी इंजरीज वगैरह को देख रहे थे, उनको भी उसने बताया कि डॉक्टर साहब ने पूछा ये कैसे हुआ, तो उसने डॉक्टर साहब को उनको बताया, डॉक्टर साहब को बताया कि मेरे को आग लगा दी व्यक्ति ने, और उसने नाम नहीं बताया कि किस व्यक्ति ने आग लगा दी। तो ये तीसरे नंबर की स्टेटमेंट हो गई। तो साधुओं को बोला हीरालाल, पति को बताया कि हीरालाल लड़ने आया था मेरे से, डॉक्टर को नाम नहीं बताया पर वो बताया कि आग लगाई गई थी। और आखिरी जो स्टेटमेंट थी जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जब लग गया कि वो व्यक्ति, वो महिला मरने वाली है, वो नहीं बचेगी, तो पुलिस ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को बुला लिया, जिससे कि वो सेक्शन 164 के अंदर उसकी डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि मजिस्ट्रेट पे सबसे ज्यादा भरोसा करता है ना हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। तो मजिस्ट्रेट साहब आ गए और मजिस्ट्रेट साहब स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने वो महिला मरने से पहले कह रही है कि मजिस्ट्रेट साहब मेरे से गलती हो गई कि मैंने जो भी पहले प्रीवियस स्टेटमेंट दी हैं अलग अलग लोगों को, वहां पे वो जो स्टेटमेंट है मैंने गलती से बोल दिया कि वो हीरालाल लालचंद है। जिस व्यक्ति ने मेरे को आग लगाई है उसका नाम जो है वो हीरालाल लालचंद है। क्या है? हीरालाल लालचंद। पर असल में उसका जो नाम है जिसने मुझे आग लगाई है वो हीरालाल लालचंद नहीं है, हीरालाल जोइतराम है। उसका सही नाम हीरालाल जोइतराम है। तो मैं पहले गलती से हीरालाल लालचंद कहती रही, पर उसका असल में नाम है हीरालाल जोइतराम। हो गई कहानी यहीं पे खत्म, और वो जो लेडी है उसकी हो गई डेथ। अब ये जो स्टेटमेंट है जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड करी, ये बेस्ट पॉसिबल एविडेंस है। एक तो डाइंग डिक्लेरेशन है, मरने से पहले है, अबाउट द सर्कमस्टांसेस ऑफ हर डेथ है, तो हमेशा 100% सेक्शन 32 के सबसेक्शन 1 के अंदर चली जाएगी, और मजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड करी है, फिर तो डाउट का कोई सवाल ही नहीं रहता। तो ये जो हमने चार्ट बनाया कि ये जो महिला की स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट है क्योंकि डायरेक्टली जुड़ी हुई है इसकी कॉज ऑफ डेथ से, एडमिसिबल है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। अब आते हैं इस पे रिलायबिलिटी पे, कि ये जो स्टेटमेंट है इस पे कोर्ट कितना रिलाय कर सकता है, और रिलायबिलिटी का सवाल उठ क्यों रहा है जब सब कुछ ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, तो व्हाई इज द क्वेश्चन ऑफ रिलायबिलिटी इज बीइंग रेज्ड। उसकी वजह ये है वही कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ उस महिला की स्टेटमेंट्स के थ्रू, जहां पर महिला ने बोला कि उसको मारने वाला व्यक्ति
हीरालाल लालचंद है या फिर हीरालाल जोइतराम। तो जो एक्यूज व्यक्ति है, जो असल में केस चल रहा है, वो चल रहा है हीरालाल जोइतराम के ही खिलाफ। और वो कह रहा है कि हम इस डाइंग डिक्लेरेशन पर रिलाई नहीं कर सकते इन द एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एविडेंस, क्योंकि कंफ्यूजन है कि ये जो मर्डर किया है वो हीरालाल ने किया है, हीरालाल लालचंद ने किया है, या हीरालाल जोइतराम ने किया है। क्योंकि पहले वो बोलती रही हीरालाल हीरालाल, अब हीरालाल तो दुनिया में हजारों हैं, जरूरी है कि वो मेरे ही बारे में बोल रही हो? फिर वो खुद से मजिस्ट्रेट साहब को बोल के गई कि मैं हीरालाल लालचंद की बात नहीं कर रही थी। अब ये हीरालाल लालचंद कौन है मुझे नहीं पता, मैं तो हीरालाल जोइतराम हूं। पर वो मजिस्ट्रेट साहब को क्लैरिफाई करके गई कि वो हीरालाल लालचंद नहीं था, हीरालाल जोइतराम था। तो ये जो हीरालाल हीरालाल का कंफ्यूजन है, फॉर दैट रीजन वो कह रहा है कि ये ज्यादा भरोसेमंद काम नहीं है। हो सकता है वो महिला खुद कंफ्यूज हो सकता है उसे सही से देख नहीं पाया हो कि उसे किसने आग लगाई है। दैट मे बी द रीजन। हो सकता है शॉक की वजह से, क्योंकि बर्न इंजरीज है, सबसे खतरनाक चीज है, हो सकता है वो मेंटली स्टेबल ना रही हो, उसकी वजह से उसकी स्टेटमेंट्स में ऐसा फर्क आ रहा है। और देखो, एक्यूज का नाम, मतलब एक्यूज की आइडेंटिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी डाइंग डिक्लेरेशन में। कोई और फैक्ट के बारे में कंफ्यूजन हो जाए कि मुझे 5 बजे आग लगाई, 6 बजे आग लगाई, वो तो भी चल जाएगा, बट अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज, क्योंकि वो डायरेक्ट रूट पे जा रहा है ना सब्जेक्ट मैटर पे। हम कंफ्यूजन के आधार पर किसी को सजा नहीं दे सकते ना। वी नीड टू बी सेटिस्फाइड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है। तो कोर्ट यही स्थिति में फंसा हुआ है कि क्या इस और कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है, क्या इस डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर जिसमें कंफ्यूजन झलक रहा है अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड, क्या इस डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर हम पनिश कर सकते हैं इस हीरालाल जोइतराम को या फिर नहीं। रिलेवेंट है, एडमिसिबल भी है स्टेटमेंट, बट वो रिलायबल है या नहीं, दैट इज द पॉइंट। और बच्चे कोर्ट ने इस स्टेटमेंट पे रिलाई किया और इस हीरालाल जोइतराम को पनिश किया फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। पर ज्यादा मजेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में बोला क्या। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी स्टेटमेंट का, या फिर डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्टेक्स्ट है तो कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन का रिलायबल होने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई भी जो विक्टिम है जो उस स्टेटमेंट को दे रहा हो उसने कोई गलती ही ना की हो, या वो एज क्रिस्प एज क्लियर हो, या फिर अगर कोई छोटी मोटी भी अगर ऊंच नीच हो गई, छोटी मोटी भी गड़बड़ हो गई तो वो एविडेंस खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि अगर सच में कंफ्यूजन की स्टेट आ रही है, ऐसा नहीं पता चल पा रहा है कि किस व्यक्ति के बारे में, वो किस व्यक्ति के खिलाफ वो डाइंग डिक्लेरेशन है, तब तो बात ठीक है कि तब तो कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। पर अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती है, पर उस गलती के बावजूद आइडेंटिटी के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है कि किसके बारे में वो स्टेटमेंट है, तो उस गलती के बावजूद कोर्ट उस पर रिलाई कर सकता है। और यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा कि भले ही डॉक्टर के सामने नाम नहीं लिया, भले ही साधु को हीरालाल बोला, भले ही हस्बैंड को हीरालाल बोला, पर मजिस्ट्रेट के सामने जिस स्टेटमेंट को हम एक्चुअली डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज़ दैट वाज द लास्ट स्टेटमेंट जो उसने मरने से पहले दी, जहां तक वो मजिस्ट्रेट के सामने वाली स्टेटमेंट है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, रादर वो क्लैरिफिकेशन दे रहा है। अगर वो महिला बिना मजिस्ट्रेट को ये क्लैरिफिकेशन देके मर जाती तो ये कंफ्यूजन हो जाता कि वो किस हीरालाल की बात कर रही थी। अगर दो हीरालाल पिक्चर में थे तो, अगर वो दो हीरालाल को जानते थे तो। इनफैक्ट उसने ये जो क्लैरिफिकेशन दिया मजिस्ट्रेट को कि वो हीरालाल लालचंद नहीं बल्कि हीरालाल जोइतराम है, तो उसने कंफ्यूजन क्रिएट करने के बजाय जो कंफ्यूजन एग्जिस्ट कर रहा था उसको क्लियर किया। और उस स्टेटमेंट को देख के साफ साफ पता चल रहा है कि वो महिला किस व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी, हीरालाल जयतराम के बारे में, हीरालाल लालचंद के बारे में, तो उसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। फॉर दैट रीजन, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कंफ्यूजन, तो हम उस पर रिलाई कर सकते हैं और आपको उसके आधार पर कन्विक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ the Supreme Court decided on the reliability of a dying declaration, which was relevant and admissible. तो ये ऐसे केसेस में है जिसमें ना इस पे हमने झगड़ा किया, ना इस पे हमने झगड़ा किया, वो स्टेटमेंट दोनों स्टेजेस पहले ही क्रॉस कर चुकी थी, हमने इस पे झगड़ा किया। और उम्मीद है आपको बात समझ में आई। अब मेरे को 2 पॉइंटर्स पे आप आंसर दो सभी लोग। आप सभी लोगों को ये डिस्टिंक्शन समझ में आया, ये चार्ट समझ में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस केस को डिसाइड किया वो समझ में आया। अगर दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं तो फटाफट से चैट बॉक्स में बच्चे यस टाइप कर देंगे जल्दी से। क्लियर है सब कुछ, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर बच्चे मौका मिले, कहीं पे छोटा सा भी मौका मिले ना आंसर के अंदर, मेंस की बात कर रहा हूं, इस चार्ट को बना के आ जाना। बच्चे बहुत प्यारा इंप्रेशन पड़ेगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये कोई नहीं कर रहा होगा एग्जामिनेशन हॉल में, आप कर रहे होगे। तो कभी भी ऐसा लगे कि मौका बन सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लिखा हो, सवाल पूछा ही नहीं ये कर रहे, अगर थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगे तो इसको छापाना। 100% आपकी जो इमेज है बहुत अच्छी बन जाएगी एग्जामिनर, जो आपको हेल्प करेगी 2 नंबर से। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच बच्चे। 7 बजे